हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई थिंक आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया से स्टडी आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। बच्चों, इस लेक्चर में हम क्लास 10th का 9th चैप्टर है साइंस का प्रकाश, जिसमें परावर्तन और अपवर्तन है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि परावर्तन क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि अपवर्तन क्या होता है, और इसके अलावा हम दर्पण और लेंस के बारे में भी अध्ययन करेंगे। इसके अलावा आवर्धन के बारे में अध्ययन करेंगे। ये प्रकाश है वो फिजिक्स का टॉपिक है, 10th क्लास में साइंस में फिजिक्स है, फिजिक्स का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परावर्तन क्या होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है, इसके बारे में यहाँ पर बता रहता है कि वस्तु पर पड़ने वाला प्रकाश को वस्तु परावर्तित कर देती है। ये परावर्तित किरण जब हमारी आँखों के द्वारा ग्रहण की जाती है तो ये वस्तुएं वो हमें आँखों के द्वारा देखने योग्य बन जाती हैं। मतलब कोई भी वस्तुएं आपने देखा होगा कि वो अंधकार में वो नहीं दिखाई देती हैं। कोई भी वस्तु को देखने के लिए हमें लाइट की आवश्यकता होती है। बिना लाइट के या बिना प्रकाश के कोई भी वस्तुएं वो दिखाई नहीं देती हैं। तो जब सूर्य का प्रकाश या फिर अन्य कोई लाइट होती है कृत्रिम, वो वस्तु पर जाकर टकराती हैं और उसके बाद में परावर्तन की क्रिया होने के बाद में वो हमारे आँखों के अंदर जाती हैं या आँखों के अंदर प्रवेश करती हैं, और उसके बाद में वो वस्तु हमें दिखाई देती है और देखने योग्य वस्तु बन जाती है। आगे देखते हैं प्रकाश की किरण है वो क्या होती है। जब प्रकाश अपने प्रकाश स्रोत से गमन करता है तो ये सीधी और एक सरल रेखा में गमन करता है। इसे प्रकाश स्रोत से चलने वाली इस रेखा को ही प्रकाश की किरण है कहते हैं। तो प्रकाश की दिशा क्या होगी कि ये हमेशा एक सीधी और सरल रेखा में वो गमन करता है। आगे दे रखा है छाया। छाया क्या होती है? जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से होकर गुजरता है तो ये प्रकाश की किरण है वो परावर्तित कर देता है, जिससे अपारदर्शी वस्तु के पीछे की साइड है वो छाया बनती है। आपने देखा होगा जब सूर्य का प्रकाश या कोई अन्य आर्टिफिशियल प्रकाश है वो किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो उसके पीछे की साइड है वो छाया है वो बनती है। आगे दे रखा है प्रकाश का विवर्तन। कि प्रकाश का विवर्तन है वो क्या होता है? यदि प्रकाश के रास्ते में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत सूक्ष्म या बहुत ही छोटी है तो प्रकाश की सरल रेखा में चलने की अपेक्षा इसके किनारों से वो थोड़ा मुड़ जाता है। इस प्रवृत्ति को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जैसे कि प्रकाश ये सीधी रेखा में गमन कर रहा था, यहाँ पर कोई वस्तु आ जाती है तो प्रकाश यहाँ पर थोड़ा सा है वो मुड़ता है, और इस मुड़ने की क्रिया है वो प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। आगे दे रखा है प्रकाश का परावर्तन है वो क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह या फिर परावर्तक पृष्ठ से टकराती हैं तो वो उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है, उसी माध्यम में पुनः मुड़ जाती हैं। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ आप डायग्राम से देख सकते हो कि जब आपतित किरण या किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती हैं तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वो लौट जाती हैं। इसे ही हम प्रकाश का परावर्तन है वो कहते हैं। मतलब माध्यम है वो एक ही होना चाहिए, माध्यम बदलना नहीं चाहिए। यदि माध्यम बदल गया तो फिर वो अपवर्तन है वो हो जाएगा। परावर्तन के लिए माध्यम है वो एक ही होना चाहिए। यहाँ पर ये डायग्राम दे रखा है कि ये परावर्तक पृष्ठ है, इस पर जब प्रकाश की किरण आकर टकराती हैं तो पुनः उसी माध्यम में वो लौट जाती हैं, और इन दोनों के बीच में ये अभिलंब खींचा गया है। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में ये आपतन कोण है जिसे हम आई के द्वारा दर्शाते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण है इसको हम आर के द्वारा दर्शाते हैं, जिसको हम परावर्तन कोण है वो कह देते हैं। परावर्तन कोण आर के द्वारा और आपतन कोण इसको आई के द्वारा है वो दर्शाते हैं। ये आपतित किरण हो गई और ये परावर्तित किरण हो गई, और ये परावर्तक पृष्ठ है। अब यहाँ देख सकते हो एक नोट दे रखा है कि प्रकाश का परावर्तन हमेशा है वो अपारदर्शी वस्तुओं से ही होता है, जबकि प्रकाश का अपवर्तन है वो पारदर्शी वस्तुओं के द्वारा है होता है। तो प्रकाश का परावर्तन है वो किसके द्वारा होता है? अपारदर्शी वस्तु से, और अपवर्तन है वो पारदर्शी वस्तु के द्वारा है वो होता है। आगे देख कर रखा है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम दे रखे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब कोण आई है वो कोण आर के बराबर होता है। हमने देखा था कि डायग्राम के अंदर कि ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। यहाँ पर जब आपतित किरण आकर टकरा के वापस जाती है तो इनके बीच में एक आई और एक आर है कोण बनता है। आई है इसको आपतन कोण कहते हैं, और आर है इसको परावर्तन कोण कहते हैं। तो कोण आई बराबर कोण आर होता है। ये परावर्तन का एक नियम है। सेकंड नियम क्या है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण है ये तीनों एक ही तल में और एक ही जगह पर होते हैं। डायग्राम से आप देख लीजिए कि ये परावर्तिक पृष्ठ है,
यहाँ पर आपतित किरण और परावर्तित किरण है, ये तीन, और अभिलंब है, ये तीनों हैं वो एक ही बिंदु पर या एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम में कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, और कोण आई बराबर कोण आर होता है। ये परावर्तन के दो नियम हो गए। कौन कौन से? कि आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, और आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। इसके अलावा एक नोट दे रखा है कि परावर्तन का ये नियम गोलीय दर्पण सहित सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू है होता है। मतलब परावर्तन के ये दोनों नियम है वो किसी भी स्तर पर परावर्तन की घटना होती है, चाहे वो परावर्तक पृष्ठ हो, चाहे वो गोलीय दर्पण हो, चाहे वो समतल दर्पण हो, या फिर अन्य कोई पृष्ठ होता है, उसके अंदर सबके अंदर परावर्तन के दोनों नियम है वो लागू होते हैं। कौन कौन से हो गए दोनों नियम? कि आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब कोण आई बराबर कोण आर होता है, और इसके अलावा आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों हैं वो एक ही तल में होते हैं। आगे हम देखते हैं परावर्तन के प्रकार के बारे में कि परावर्तन दो प्रकार होता है। एक तो होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन ये क्या होता है कि इस प्रकार के परावर्तन में चिकने सतह से होता है तथा आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि ये पृष्ठ होता है ना, वो हमेशा समतल पृष्ठ होता है। समतल पृष्ठ पर परावर्तन की क्रिया होती है, उसको हमें नियमित परावर्तन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने वाली आपतित किरणें वो तो एक साथ मतलब समांतर होती है, इसके साथ ही साथ वो परावर्तित किरणें होती हैं वो भी एक दूसरे की क्या होती है, समांतर होती है। समांतर क्यों होती है? क्योंकि ये तल होता है इनका वो समतल होता है। यदि तल उबड़ खाबड़ होगा तो परावर्तित किरणें वो समांतर न होकर एक दूसरे को काटती हुई या विच्छेदित करती हुई होगी। सेकंड नंबर दे रखा है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्या होता है कि इस तरह के परावर्तन में खुरदरे सतह से होता है। अनियमित परावर्तन किससे होगा? खुरदरे सतह से, तथा परावर्तन के पश्चात आपतित समांतर किरणें हैं वो समांतर नहीं होगी। मतलब यहाँ पर देख सकते हो कि आपतित किरणें ये तो समांतर होती हैं, परंतु टकराने के बाद में ये जो परावर्तित किरणें हो रही हैं ये समांतर नहीं होती हैं, ये अलग अलग एंगल से वो चली जाती है। तो दो प्रकार हो गए परावर्तन के, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन वो होता है जिसमें परावर्तित सतह होती हैं वो समतल होती हैं, और समतल सतह के कारण आपतित किरणें और परावर्तित किरणें वो समांतर होती हैं। जबकि अनियमित परावर्तन जिसको विसरित परावर्तन कहते हैं, इसमें परावर्तक पृष्ठ होते हैं वो समतल नहीं होता है, उबड़ खाबड़ होता है। उबड़ खाबड़ होने की वजह से आपतित किरणें तो वो समांतर होती हैं, परंतु परावर्तित किरणें वो समांतर नहीं होती हैं। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम दर्पण के बारे में। दर्पण है वो क्या होता है कि एक चमकीला और अधिक पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है जो अपने सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, इसको हम वो दर्पण कहते हैं। तो दर्पण क्या हो गया कि एक चमकीला और अधिक पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है जो अपने सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि दर्पण है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। कौन कौन से दर्पण के प्रकार हो गए? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है कि जब परावर्तक पृष्ठ है वो सीधा और सपाट होता है तो उसको हम समतल दर्पण कह देते हैं। जब परावर्तक पृष्ठ क्या हो सीधा और समतल हो तो उसको हमें समतल दर्पण कह देते हैं। और एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में क्या होता है कि परावर्तक पृष्ठ होता है वो गोलाकार होता है, उसको हम गोलीय दर्पण वो कहते हैं। आगे पढ़ते हैं कि समतल दर्पण है इसका उपयोग क्यों है, क्या क्या है। यहाँ पर दे रखा है कि समतल दर्पण है उसका उपयोग क्या है। तो इसका उपयोग घरों में चेहरों को देखने के लिए, मतलब घर पर हम चेहरे में मतलब चेहरा देखने के लिए जिस दर्पण का यूज करते हैं वो समतल दर्पण ही होता है। इसके अलावा सैलून और ब्यूटी पार्लर के अंदर है वो आपने देखे होंगे समतल दर्पण का प्रयोग है वो किया जाता है। आगे देखते हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो इसके द्वारा बने प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। कैसा हो जाएगा? समतल दर्पण के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब हमेशा है ना आभासी होगा और सीधा होगा। इसके अलावा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब दर्पण के सामने खड़ा है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब यहाँ मान लीजिए एक समतल दर्पण है और इसके सामने कोई भी वस्तु रख देते हैं तो इसका वापस है वो प्रतिबिंब बनेगा, वो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा हमेशा। और इसके अलावा इसकी दूरी है वो दर्पण से वो उतनी ही होगी जितनी कि बिंब की दूरी है, मतलब बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी है बराबर होगी समतल दर्पण से। और इसके अलावा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा।
आगे दे रखा है गोलीय दर्पण के बारे में कि गोलीय दर्पण वो क्या होता है कि इसका परावर्तक पृष्ठ वक्र या मुड़ा हुआ होता है। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है वो वक्र या मुड़ा हुआ होता है उसको हम गोलीय दर्पण कह देते हैं। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या फिर बाहर की ओर वक्रित होता है। तो गोलीय दर्पण है वो दो प्रकार के होते हैं। यदि अंदर की ओर मुड़ा हुआ है तो अवतल दर्पण हो जाएगा और बाहर की ओर मुड़ा हुआ है तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो गोलीय दर्पण क्या हो गया कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ है वो मुड़ा हुआ या वक्र रूप में होता है उसको हम गोलीय दर्पण है वो कह देते हैं। आगे परिभाषा दे रखी है, यहाँ डायग्राम भी आप देख सकते हो कि गोलीय दर्पण है। ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसको गोलीय दर्पण कहते हैं। इसकी वक्रता के आधार पर इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो अवतल दर्पण हो जाएगा और एक है उत्तल दर्पण हो जाएगा। यहाँ पर एक पहले अवतल दर्पण की परिभाषा दे रखी है कि इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या गोले के केंद्र की ओर धसा हुआ होता है। डायग्राम से आप देख सकते हो कि इसमें ये परावर्तक पृष्ठ है ये अंदर की ओर धसा हुआ है, जबकि अपरावर्तक भाग है या फिर पॉलिश किया हुआ भाग है ये बाहर की ओर होता है। तो ये इस प्रकार की डायग्राम होता है जिसमें बाहर की ओर है वो अपारदर्शी भाग होता है और अंदर की ओर है वो परावर्तक पृष्ठ है वो पाया जाता है। इसको हमें वो अवतल दर्पण है वो कह देते हैं। आगे हम डायग्राम से देखते हैं कि ये अवतल दर्पण का डायग्राम है वो दे रखा है। इसमें परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की साइड है, सामने की साइड है और पॉलिश किया हुआ भाग है वो पीछे की साइड है। डायग्राम से देखिए आप, ये पॉलिश किया हुआ भाग है ये पीछे की साइड है जबकि परावर्तक पृष्ठ है ये आगे की साइड है। तो ये किसका डायग्राम हो गया? अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का। आगे देखते हैं उत्तल दर्पण। तो इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ या बाहर की ओर होता है। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो कि ये दर्पण है, इसमें पॉलिश किया हुआ भाग है वो अंदर की साइड है और परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की तरफ है। तो उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा कि परावर्तक पृष्ठ है वो उभरा हुआ होता है, बाहर की ओर होता है, जबकि पॉलिश किया हुआ भाग है वो अंदर की ओर होता है। वापस एक बार मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि दो ये मान लीजिए दर्पण है। जिस दर्पण में बाहर की तरफ ये पॉलिश किया हुआ है उसको तो हम अवतल दर्पण कह देंगे, और जिस दर्पण के अंदर है अंदर की तरफ है पॉलिश किया हुआ है, मतलब बाहर की ओर ये बाहर वाली पृष्ठ है ये चिकनी सतहें और ये परावर्तन की प्रक्रिया है वो करती हैं, इसको हम उत्तल दर्पण है वो कह देंगे। तो उत्तल दर्पण कौन सा हो गया? जिसके अंदर परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की साइड में है, और अवतल दर्पण कौन सा हो गया? जिसका परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की साइड है। ये तो हो गया अवतल दर्पण का डायग्राम, और ये हो गया उत्तल दर्पण का डायग्राम। आगे हम देखते हैं गोलीय दर्पण के भागों के बारे में और उनको किस प्रकार से अंकित करते हैं वो देख लेते हैं। कि सबसे पहले देखते हैं ध्रुव क्या होता है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम ध्रुव कहते हैं, इसको पी के द्वारा अंकित करते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए एक दर्पण है, कोई भी अवतल या उत्तल कोई भी हो सकता है, इसका केंद्रीय भाग है, बीच वाला भाग है, इसको हम ध्रुव कहते हैं और इसको हम पी के द्वारा वो प्रदर्शित करते हैं। तो गोलीय दर्पण के केंद्र वाला भाग होता है उसको हमें ध्रुव कहते हैं और इसको वो पी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आगे सेकंड नंबर दे रखा है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र है क्या होता है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है और इस गोले के केंद्र गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र है वो कहते हैं। इसको अंग्रेजी में सी के द्वारा दर्शाते हैं। मान लीजिए कि ये कोई भी गोलीय दर्पण है, उत्तल या अवतल हो सकता है, तो ये किसी गोलीय दर्पण का भाग होता है और इस पूरे गोले का यानी वो केंद्र बिंदु होगा ना, वही इस गोलीय दर्पण का है वो केंद्र बिंदु या वक्रता बिंदु है वो होता है और इसको हम सी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए ये कोई दर्पण है, इसको यदि हम पूरा गोला बना देते हैं और उसका ये केंद्र भाग होता है ना, वही वास्तव में वो वक्रता केंद्र होता है जिसको हम सी के द्वारा वो प्रदर्शित करते हैं। आगे है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी है उसको हम वक्रता केंद्र कह देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये गोलीय दर्पण है, इसका ध्रुव ये है पी और इसका मान लीजिए ये सी है वक्रता केंद्र, इनके बीच की दूरी है उसको हम क्या कह देंगे? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और
वक्रता केंद्र के बीच की दूरी है उसको हमें वक्रता त्रिज्या कह देंगे, जिसको हमें आर के द्वारा हमें प्रदर्शित करते हैं। आगे देखते हैं मुख्य अक्ष क्या है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा होती है उसको हम मुख्य अक्ष कह देते हैं। जैसे कि ये डायग्राम है, इसमें ये ध्रुव है P और वक्रता केंद्र है C। इन दोनों से गुजरने वाली कोई भी रेखा होती है सीधी रेखा, उसको हमें मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष है वो वक्रता केंद्र और ध्रुव से है वो गुजरती हैं। तो वापस आप एक बार देख लीजिए कि मुख्य अक्ष क्या होता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक सीधी रेखा होती है उसको है मुख्य अक्ष कह देते हैं। आगे देख रखा है मुख्य फोकस क्या होता है। तो मुख्य फोकस क्या होता है, देखिए दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच एक अन्य बिंदु होता है जिसको हम एफ के द्वारा दर्शाते हैं, जिसे मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में मुख्य फोकस पर ही प्रतिच्छेदित होती हैं, जबकि उत्तल दर्पण में वह प्रतिच्छेद करती हुई मतलब पीछे की साइड है वो प्रतिच्छेदित होती हैं। इनको हमें आगे वो डायग्राम की मदद से समझेंगे। एक बार आप ये मुख्य फोकस याद रख सकते हो कि इसको एफ के द्वारा दर्शाया जाता है तथा ये ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में वो पाया जाता है। आगे हम और परिभाषा देखते हैं। आगे देखते हैं फोकस दूरी क्या होती है। तो फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी है उसको हम फोकस दूरी है कह देते हैं, जिसको हम स्मॉल एफ के द्वारा दर्शाते हैं। ये दूरी वक्रता दूरी की आधी, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो फोकस दूरी क्या होगी कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी है उसको फोकस दूरी कहते हैं, और फोकस दूरी होती है वो हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मतलब वक्रता त्रिज्या है, फोकस दूरी है आर सॉरी एफ है, तो ये हमेशा है वक्रता त्रिज्या की वो आधी होती है। मतलब फोकस दूरी होती है वो हमेशा वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है। अब देख लेते हैं आगे द्वारक की परिभाषा की। द्वारक है वो क्या होता है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, इस पृष्ठ की बराबर सीमा रेखा होती है उसको हम द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा को ही हमें द्वारक कह देते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए कोई दर्पण है उत्तल या अवतल, इसकी ये स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक की पूरी दूरी होती है, ये इसको हमें द्वारक कहते हैं। देख सकते हो आप, ये शुरुआत से लेकर एंडिंग तक की दूरी है उसको हमें वो द्वारक कह देते हैं। तो द्वारक क्या हो गया कि किसी भी दर्पण की वास्तविक जो सीमा रेखा होती है उसको हमें वो द्वारक कहते हैं। तो आई थिंक आपको ये सब परिभाषाएं वो समझ में आ गई होगी। सबसे पहले ध्रुव की दे रखी है जो कि वक्रता केंद्र मतलब दर्पण का है वो केंद्रीय बिंदु होता है जिसको पी के द्वारा अंकित करते हैं। फिर वक्रता त्रिज्या है जो कि गोलीय दर्पण के केंद्र के द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसको हम सी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद वक्रता त्रिज्या होती है जो कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होती है। फिर आता है मुख्य अक्ष जो कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरता है। इसके अलावा मुख्य फोकस है, ये भी है ध्रुव और वक्रता केंद्र से है गुजरता है और इसे एफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इसके बाद में फोकस दूरी है वो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी होती है जिसको स्मॉल एफ के द्वारा दर्शाई जाती है और इसकी लंबाई वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसके बाद द्वारक हैं जो दर्पण की वास्तविक मतलब व्यास कह सकते हो, यहाँ पर दर्पण की वास्तविक दूरी होती है, वास्तविक लंबाई होती है, उसको हमें द्वारक कहते हैं। आगे हम देखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार के बारे में कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी और उसका आकार है वो क्या होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा। सबसे पहले देखते थे वस्तु की स्थिति। वो स्थान जहाँ पर वस्तु रखी होती है उसको वस्तु की स्थिति या फिर बिंब की स्थिति वो कह देते हैं। फिर प्रतिबिंब की स्थिति, तो वो स्थान जहाँ पर दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाया जाता है, दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाया जाता है उसको प्रतिबिंब की स्थिति वो कह देंगे। आगे प्रतिबिंब का माप या प्रतिबिंब का आकार है वो कैसा होता है। तो प्रतिबिंब यदि वास्तविक या फिर आभासी बन सकता है, यदि वास्तविक बनता है या फिर आभासी बनता है तो वस्तु के बराबर हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है या फिर वस्तु से बड़ा हो सकता है। आगे दे रखा है प्रतिबिंब की प्रकृति है वो कैसे होती है। तो प्रकृति की बात करें तो प्रतिबिंब है वो दो प्रकार का होता है, एक तो वास्तविक प्रकृति का होता है और एक आभासी प्रकृति का वो होता है। वास्तविक प्रकृति का जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा होता है और सदैव दर्पण के सामने बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब है वो हमेशा है वो सीधा बनता है और दर्पण के पीछे की साइड है वो बनता है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो वास्तविक होगा वो हमेशा उल्टा होगा और दर्पण के सामने बनेगा,
और जो आभासी होगा वो हमेशा सीधा होगा और दर्पण के पीछे की साइड है वो बनेगा। दर्पण चाहे कोई भी हो, उत्तल भी हो सकता है और अवतल भी हो सकता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं अवतल दर्पण बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में कि अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब किस किस प्रकार के बनते हैं। तो यहाँ पर मुख्यतः वो 6 प्रकार के दे रखे हैं। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर ये डायग्राम दे रखे हैं अवतल दर्पण के। ये अवतल दर्पण है पर हम 6 अलग अलग स्थितियों पर जब बिंब को रखते हैं तो उस पर प्रतिबिंब है वो किस प्रकार है वो बनता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब है वो हमेशा फोकस पर बनेगा, मतलब एफ पर बनेगा। कब? जब हम प्रतिबिंब को अनंत पर रखते हैं तब प्रतिबिंब है वो हमेशा फोकस पर बनेगा, मतलब एफ पर बनेगा। और जब प्रतिबिंब को हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब है वक्रता केंद्र और फोकस केंद्र के बीच में वो बनेगा। आप डायग्राम में देख सकते हो। पहला है इसके अंदर प्रतिबिंब है वो बहुत ही छोटा बन रहा है, दूसरे में वो प्रतिबिंब है वो बिंब की अपेक्षा है वो छोटा बन रहा है। और अब थर्ड डायग्राम देखते हैं, जब वक्रता केंद्र पर बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब भी है वक्रता केंद्र पर ही बनता है और बिंब की आकृति वो प्रतिबिंब की आकृति के बराबर होता है। थर्ड डायग्राम में आप देखिए कि जब हम बिंब है उसको वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है और इनके साइज की बात करें या माप की बात करें तो ये दोनों हैं वो बराबर होते हैं, मतलब बिंब और प्रतिबिंब की साइज है वो बराबर होती हैं। जब हम वस्तु को है वो वक्रता केंद्र और फोकस केंद्र के बीच में रखते हैं तब ये प्रतिबिंब है वो वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वो बनता है। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि जब हम बिंब को है वो वक्रता केंद्र और फोकस केंद्र इनके बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है और बिंब की तुलना में बड़ा बनता है। आगे 5वां देखिए कि जब हम बिंब को है वो एफ पर रखते हैं या फिर फोकस बिंदु पर रखते हैं तब प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनता है और बिंब की अपेक्षा है वो बड़ा बनता है। आगे 4th नंबर दे रखा है कि जब हम बिंब को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तब प्रतिबिंब है वो पीछे की साइड है वो बनता है। किस साइड में बनता है? पीछे की साइड बनता है और बड़ा बनता है। इन सबको हम आगे एक सारणी के द्वारा देख लेते हैं। आपको ये वो याद रखना है, 1-2 बार आप डायग्राम बना के ट्राई करना, याद है वो हो जाएंगे कि यहाँ पर सबसे पहले बिंब की स्थिति दे रखी है, फिर प्रतिबिंब की साइज दे रखी है कि बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा या बिंदु के समान बनेगा। लास्ट में प्रतिबिंब की प्रकृति है वो दे रखी है। सबसे पहले दे रखा है 1 नंबर पे अनंत पर कि जब हम वस्तु हैं उसको अनंत पर रखते हैं या फिर बिंब है उसको अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब है वो हमेशा और हमेशा फोकस पर बनेगा और जब फोकस पर बनेगा तब वो अत्यधिक छोटा या फिर बिंदु साइज का बनेगा, मतलब स्मॉलेस्ट बनेगा। और जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा और वास्तविक होगा वो हमेशा उल्टा होगा। तो पहली स्थिति पर आप देख सकते हो कि जब हम वस्तु को या फिर बिंब को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब वो फोकस पर बनता है और अत्यधिक छोटा या फिर बिंदु साइज का बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है। सेकंड नंबर देखिए कि जब हम वस्तु को वो सी पर या वक्रता केंद्र पर रखते हैं तब प्रतिबिंब है वो एफ और सी के बीच बनते हैं, मतलब फोकस बिंदु और वक्रता बिंदु के बीच में बनते हैं और ये बिंब की अपेक्षा है वो छोटा बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक होगा वो हमेशा उल्टा ही बनेगा। आगे 3rd नंबर पर दे रखा है कि जब हम इसे वक्रता केंद्र पर रखते हैं बिंब को तब प्रतिबिंब भी है वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है और ये समान साइज का बनेगा, मतलब सी पर रखेंगे तो बिंब और प्रतिबिंब की साइज है वो हमेशा समान होगी और वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। आगे 4th नंबर देखते हैं कि जब हम सी और एफ के बीच में रखते हैं, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस केंद्र के बीच में रखते हैं तो ये सी से परे और अनंत के बीच में बनेगा, मतलब सी से बाहर की साइड और अनंत के बीच में बनेगा और ये बड़ा बनेगा, मतलब बिंब की अपेक्षा वो बड़ा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। आगे एफ पर जब हम बिंब है इसको हम एफ पर रखते हैं तो इसका है वो अनंत पर बनेगा और अनंत पर है कोई प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता, मतलब ये बहुत ज़्यादा दूरी पर बनेगा तो इसका कोई भी वास्तविक है वो साइज है वो ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ी साइज में है वो बनेगा। और लास्ट में दे रखा है कि जब ध्रुव और फोकस के बीच बनता है तो ये हमेशा और हमेशा दर्पण के पीछे की साइड है वो बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा
और इसके अलावा आभासी और सीधा होगा। जो आभासी होगा वो हमेशा और हमेशा सीधा होगा। तो लास्ट वाला आप याद रखना कि ध्रुव और फोकस के बीच में जब कोई भी बिंब या वस्तु को रखते हैं तो अब उसका प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे की साइड बनता है और बड़ा बनता है और आभासी और सीधा बनता है। अब एक बार वापस डायग्राम से देख लीजिए। डायग्राम में दे रखा है कि जब सबसे पहले जब इसको वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तब प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनता है और बहुत ही छोटा या बिंदु के आकार का वो बनता है। सेकंड नंबर है कि जब अनंत और सी के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब है वो सी और एफ के बीच में बनता है और वस्तु की अपेक्षा है वो छोटा बनता है। थर्ड नंबर दे रखा है कि जब हम सी पर रखते हैं तब प्रतिबिंब वापस सी पर ही बनता है और समान साइज का वो बनता है। और फोर्थ दे रखा है कि जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस केंद्र के बीच में रखते हैं तब प्रतिबिंब वापस सी से परे या मतलब सी के ऑपोजिट साइड में बनेगा और बीम की अपेक्षा वो बड़ा बनेगा। और फिफ्थ नंबर पर दे रखा है कि जब वस्तु को हम एफ पर या फोकस केंद्र पर रखते हैं तब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। और फोर्थ दे रखा है सिक्स दे रखा है कि जब हम वस्तु को फोकस केंद्र और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की साइड है वो बनता है और पीछे की साइड जो बनता है वो आभासी और उल्टा है वो बनता है। आई थिंक आपको ये परावर्तन की प्रक्रिया वो समझ में आ गई होगी। ये आप सारणी है वो अच्छे से याद रखना। सारणी की मदद से वो आप डायग्राम को आसानी से बना सकते हो। एक बार वापस देख लो तो कि अनंत पर रखते हैं तो फोकस पर बनते हैं और अत्यधिक छोटा या बिंदु साइज का बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है। सी से परे रखते हैं तो एफ और सी के बीच बनता है और छोटा बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है। और सी पर रखते हैं तो वापस सी पर ही बनता है और समान साइज का बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है। और सी और एफ के बीच में रखते हैं तो सी से परे बनता है और बड़ा बनता है और वास्तविक उल्टा बनता है। एफ पर रखते हैं तो अनंत पर बनता है और सी और एफ के बीच में रखते हैं तो दर्पण के पीछे की साइड बनता है और बड़ा बनता है और आभासी और सीधा है वो बनता है। आगे देख लेते हैं उत्तल दर्पण का। ये तो इतनी देर जो पढ़े थे वो तो थे अवतल दर्पण के प्रतिबिंब। अब देख लेते हैं उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब वो किस प्रकार से बनते हैं। तो हमने सबसे पहले तो उत्तल दर्पण देख ही लिया था कि उत्तल दर्पण होता है इसके अंदर की साइड है वो पॉलिश की होती है और इसका परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की साइड है होता है। तो ये दो डायग्राम है वो दे रखे हैं, दो स्थितियाँ हैं वो उत्तल दर्पण के अंदर है वो बनती है। अवतल के अंदर 6 बन रही थी, उत्तल के अंदर है वो सिर्फ 2 ही बनेगी। कि जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे की साइड बनेगा और एफ पर बनेगा। आप साथ साथ में सारणी भी देखते रहना कि जब वस्तु है या फिर बिंब है उसको अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब है वो फोकस यानी एफ पर बनेगा और दर्पण के पीछे की साइड बनेगा और अत्यधिक छोटा मतलब बिंदु साइज का बनेगा। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि अत्यधिक ये छोटा या फिर बिंदु साइज का वो बन रहा है और दर्पण के पीछे की साइड है वो बन रहा है। और दर्पण के पीछे की साइड बनेगा वो आभासी और है वो सीधा बनेगा। कैसे बनेगा? आभासी और सीधा, आभासी और सीधा बनेगा। मतलब आभासी बनता हुआ हमेशा सीधा ही बनेगा। और सेकंड नंबर दे रखा है कि जब वस्तु को अनंत और दर्पण के बीच, दर्पण के ध्रुव के बीच कहीं भी रख दे तो ये हमेशा पी और एफ के बीच यानी ध्रुव और एफ के बीच बनेगा और छोटा बनेगा और आभासी और सीधा बनेगा। मतलब यदि वस्तु को अनंत पर रखते हैं तब तो ये सिर्फ एफ पर बन जाएगा और यदि वस्तु को पी यानी ध्रुव और अनंत के बीच कहीं भी रख देते हैं तो ये ध्रुव और फोकस के बीच में वो बनेगा और ये छोटा बनेगा। मतलब उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब है और छोटे ही बनते हैं। और बनते कैसे? हमेशा आभासी और सीधे बनते हैं, आभासी और सीधे बनते हैं। तो ये दोनों डायग्राम है वो याद रखना उत्तल दर्पण के कि जब अनंत पर होता है तो फोकस पर बनता है और छोटा बनता है और आभासी और सीधा बनेगा। और अनंत और दर्पण, अनंत और ध्रुव के बीच में रख दे तो ध्रुव और फोकस के अंदर इसके बीच में बनेगा और छोटा बनेगा और आभासी और सीधा है वो बनेगा। आगे देखते हैं उत्तल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब। मतलब उत्तल दर्पण का है वो यूज देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण है उसका यूज क्या है। तो इसका यूज देख लेते हैं कि अवतल दर्पण है इसका यूज देख लेते हैं पहले कि अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च है, सर्च लाइट है, इसके अलावा वाहनों के अग्र दर्पणों में है और प्रकाश के शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वो किया जाता है। तो अवतल दर्पण का यूज कहाँ हो गया? टॉर्च है, सर्च लाइट है, इसके अलावा वाहनों के आगे वाली जो हेडलाइट होती है उनके अंदर है वो
अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। आपको यदि पूछ ले कि टॉर्च के अंदर है, सर्च लाइट है, इनके अलावा वाहनों की जो आगे वाली लाइट है, हेडलाइट होती है, उनके अंदर कौन से दर्पण का यूज किया जाता है, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। इसके अलावा इन्हें प्राय चेहरे को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए या सेविंग दर्पण के रूप में भी हम काम में ले सकते हैं। मतलब कहीं भी यदि प्रतिबिंब है उसको बड़ा देखना है तो अवतल दर्पण का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का यूज मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी करते हैं। तो दंत चिकित्सक होते हैं वो अवतल दर्पण की सहायता से मरीजों के दांतों को है वो बड़ा करके वो देखते हैं। इसके अलावा सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो कौन कौन से यूज हो गए कि एक तो सर्च लाइट, टॉर्च और वाहनों के अग्र दर्पणों के अंदर यूज में किया जाता है। इसके अलावा चेहरे को बड़ा देखने में, और इसके अलावा दंत विशेषज्ञ होते हैं या दंत चिकित्सक होते हैं वो मरीजों के दांतों को बड़ा करके देखने में। इसके अलावा सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में वो अवतल दर्पण है इसका यूज है वो किया जाता है। अब देख लेते हैं उत्तल दर्पण का यूज क्या है। तो उत्तल दर्पणों का यूज सामान्यतः वाहनों के पश्चिम दृश्य को देखने में यूज में किया जाता है। आपने देखा होगा कि कोई भी वाहन होता है उसके साइड में मिरर लगा होता है, वो हमेशा है वो उत्तल दर्पण ही होता है, जिसके कारण क्या होते हैं कि कोई भी पीछे वाहन आता है दिखाई देता है वो छोटा दिखाई देता है। और ये दर्पण वाहनों के पार्श्व में लगे होते हैं। इसमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकता है और सुरक्षित रूप से वाहन चला सकता है। इसके अलावा इसको यूज है वो टेलीस्कोप में भी किया जाता है। टेलीस्कोप में कौन से दर्पण हो जाएंगे, उत्तल दर्पण। इसके अलावा उत्तल दर्पणों का उपयोग स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि ये एक बड़े क्षेत्र के प्रकाश का प्रसार करने में क्षमता वो रखता है। आगे देखा वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण को प्राथमिकता क्यों दी जाती है। तो उत्तल दर्पणों को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सीधा मतलब प्रतिबिंब सीधा बनाते हैं और छोटा बनाते हैं। उत्तल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं, सीधा और छोटा बनाते हैं। इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाह्य क्षेत्र की ओर वक्रित होता है। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण का प्रयोग करने से ड्राइवर है अपने पीछे बड़े क्षेत्र को देखने में वो सहायता प्रदान है वो करता है। तो कोई पूछ ले कि वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण को यूज है क्यों किया जाता है, तो इसका कारण हो जाए कि ये हमेशा दर्पण है वो सीधा प्रतिबिंब बनेगा और छोटा बनेगा, जिसके कारण वाहन है वो आसानी से वो पूरा दिख जाएगा और ड्राइवर है वो अपनी सही और व्यवस्थित रूप से वाहन चालन वो कर सकता है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की यूज आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वापस देख लीजिए कि अवतल दर्पण होता है, इसको टॉर्च है, सर्च लाइट है, वाहनों के अग्र दर्पणों में हेडलाइट में वो क्या काम में लेते हैं। इसके अलावा चेहरे के प्रतिबिंब को देखने के लिए, इसके अलावा दंत विशेषज्ञ हैं वो मरीजों के दांतों को देखने के लिए, इसके अलावा सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में वो अवतल दर्पण का यूज होता है। और उत्तल दर्पण की बात करें तो वाहनों के पार्श्व में लगे होते हैं इनको, और इसके अलावा स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर के रूप में भी इनका यूज किया जाता है और टेलीस्कोप में भी इनका यूज है वो किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि उत्तल दर्पण क्या होते हैं, अवतल दर्पण क्या होते हैं और ये किस प्रकार हैं, वो इनके सामने कोई भी वस्तु रखने पर किस प्रकार वो प्रतिबिंब बनाते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, अवास्तविक क्या होता है, इसके अलावा सीधा उल्टा प्रतिबिंब वो कैसे बनते हैं, इसके अलावा परावर्तन की घटना वो किस प्रकार होती हैं, और परावर्तन के दो प्रकार थे, नियमित और अनियमित, और समझ में आगे होंगे। इसके अलावा जो भी परिभाषिक शब्दावली थी जैसे कि वक्रता त्रिज्या है, वक्रता केंद्र है, इसके अलावा फोकस दूरी है, फोकस त्रिज्या है, धुरों है, द्वारक हैं, और लास्ट में अवतल और उत्तल दर्पण के यूज है वो समझ में आगे होंगे। यदि कोई भी डाउट है या फिर कोई भी चीज़ है वो समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे हम आपको अगले वीडियो में वो आपके डाउट को क्लियर कर सके। और इस चैनल पर 10th क्लास की पूरी साइंस है वो करवाई जाएगी हिंदी मीडियम में, इसलिए आप हैं वो जुड़े रहें इस चैनल से। ओके, धन्यवाद।